हेलो दोस्तों। अगर आपका भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का इस बार था, जिन बच्चे का एग्ज़ाम 7 अगस्त के बाद हो चुका है, अब जो आपका 28 अगस्त तक पेपर होने वाला है, जिनका भी पेपर बचा हुआ है, उन लोग इस वीडियो को देखकर अवश्य जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को देखते हुए आगे के प्रश्नों को तैयार किया गया है। दोस्तों, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार। हम लोग जानते हैं कि ऋतु के आधार पर फसल को 3 भाग में बाँटा गया है। पहला को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होता है भैया? खरीफ फसल होता है कि ऐसा फसल जिनका हम बुआई जून और जुलाई महीने में करते हैं। क्या करते हैं? जून जुलाई महीने में उस फसल का बुआई करते हैं और सितंबर अक्टूबर में इस फसल का क्या कर लेते हैं? कटाई कर लेते हैं। तो ऐसे फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। और खरीफ फसल को दोस्तों वर्षा ऋतु की फसल या मानसून काल की फसल भी कहते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। और खरीफ फसल जिसको हम लोग वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं, तो इसमें देखिए कौन कौन सा फसल आएगा। तो धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, अरहर, उड़द, ये सब कौन सा फसल है? ये सब खरीफ फसल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है रबी फसल। रबी फसल। रबी फसल हम लोग किसको कहते हैं? ऐसा फसल जिसका बुआई अक्टूबर और नवंबर महीने में किया जाता है और कटाई मार्च अप्रैल में कर लिया जाता है। तो ऐसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। दोस्तों, रबी फसल को ही हम लोग शीत ऋतु का फसल भी कहते हैं। तो पूछेगा किस फसल को हम लोग शीत ऋतु का फसल कहते हैं? तो रबी फसल को कहते हैं। अच्छा, अब ठंडा के टाइम में ये फसल होता है, तो देखिए ठंडा के टाइम में कौन कौन सा फसल होता है? जैसे मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, मसूर हो गया। ये सब कौन फसल है? ये सब रबी फसल है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं तो जायद फसल। तो जायद फसल क्या है? ऐसा फसल जिनका ऐसा फसल जिनको मार्च अप्रैल में बोया जाता है। मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है? बोया जाता है, लेकिन मई जून में इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। तो इस फसल को हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। दोस्तों, जायद फसल जो होता है यह ग्रीष्म ऋतु की फसल है, यानी कि गर्मी के समय का यह फसल है। तो आप याद कीजिए कि गर्मी में आप लोग क्या खाते हैं बड़ा मज़ा से? तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, भिंडी, करेला, लौकी, कद्दू, टमाटर, ये सब कौन सा फसल है? ये सब जो है जायद फसल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे हम लोग जानते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। दोस्तों, हमारे अर्थव्यवस्था में हमारे अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था का रीढ़ ही कृषि है। तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया था? हरित क्रांति पर बल दिया गया था। थोड़ा सा हम लोग हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का उपयोग किया गया था। तो हरित क्रांति का संबंध पूछेगा किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और पूछेगा कि ये कब किया गया था? 1966 से 67 के आसपास में किया गया था। और उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तो तीसरा चल रहा था। पूरा चला नहीं था, क्योंकि उस समय तो आप देख ही रहे हैं 1965 से 66 ये भारत पाकिस्तान का युद्ध का समय था, इसलिए। और हरित क्रांति का पिता अगर पूछे कि हरित क्रांति का पिता भारत में किसको कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। जबकि विश्व में पूछेगा कि हरित क्रांति का पिता किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ का था भैया? ये अमेरिका के मेक्सिको का था। अमेरिका के मेक्सिको के निवासी था। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए, और भी कुछ प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछते रहते हैं। तो हरित क्रांति से गेहूँ और चावल के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि हरित क्रांति जो है भारत में टोटल 2 बार किया गया था। कितना बार किया गया था? 2 बार किया गया था, जिसमें गेहूँ और चावल के उत्पादन की वृद्धि के लिए किया गया था। तो इसलिए अब हरित क्रांति से जितना क्वेश्चन बनता था मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है दोस्तों दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से है। या ऑपरेशन फ्लड पूछे, क्या पूछे? ऑपरेशन फ्लड पूछे, तो इसका भी संबंध किससे है? दूध क्रांति से है, यानी श्वेत क्रांति से है। या दूध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड बोले या इसी को दूध क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति बोलिए, नाम एक ही है। 1970 में प्रारंभ हुआ। पूछेगा श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 1977 में एनडीडीबी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। एनडीडीबी का मतलब क्या होता है? नेशनल डेली डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। इसकी स्थापना पूछेगा एनडीडीबी का कब हुआ था? तो 1965 में। पूछेगा कि इसकी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इसलिए हम लोग श्वेत क्रांति यानी
दूध उत्पादन के पिता हम लोग किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। इन्हें ही भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, भारत विश्व में दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है। याद रख लीजिएगा, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कितना नंबर पर है? पहला नंबर पर है। थोड़ा सा कुछ क्रांति है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स जीके के तौर पे। तो चलिए, नीली क्रांति का संबंध पूछेगा किससे है? तो मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन से है। पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध पूछेगा कि किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन, और जितना भी तेल हो जाएगा, मुख्यतः सरसों तरसों जितना भी तेल हो जाएगा सब किस में आ जाएगा? पीली क्रांति में आ जाएगा। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा मछली उत्पादन, दोनों याद रख लीजिएगा। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से संबंधित है। और ये पूछेगा कि रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? तो अंडा उत्पादन से है। किससे है? अंडा उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति संपूर्ण कृषि के विकास के लिए किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फसल, राज्य और देश। कुल खाद्यान्न फसल का अगर बात करें तो एक तरफ हम लोग देखते हैं फसल, एक तरफ देखते हैं राज्य और एक तरफ देखते हैं अग्रणी देश। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुल खाद्यान्न फसल में एक नंबर में अगर देश है वो कौन है? चीन है। और अगर भारत का अगर कोई राज्य पूछे तो कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। कुल दलहन फसल में पूछेगा कि भारत का कौन सा राज्य आगे है? तो मध्य प्रदेश आगे है। और पूछेगा कि कौन सा विश्व में भी हमारा इंडिया ही आगे है। चलिए नेक्स्ट है फूल तिलहन। तिलहन में कौन है? हमारा भारत का एमपी राज्य है और राजस्थान है, जबकि विश्व में कौन है? चाइना है। चावल के उत्पादन में भारत के पश्चिम बंगाल सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, जबकि विश्व में कौन है? चाइना है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पर हेक्टेयर उत्पादन में आगे है, जबकि विश्व में कौन है? चीन है। मक्का के उत्पादन में पूछेगा भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। वहीं यूएसए जो है प्रथम स्थान पे है। देश कौन है? यूएसए। चलिए, गन्ना उत्पादक वाला भारत का राज्य पूछेगा कौन सा है एक नंबर पर? तो उत्तर प्रदेश है। अब विश्व में पूछेगा कौन सा देश है? तो ब्राज़ील है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का स्थान जो है क्या है? शीर्ष पे है। और जूट उत्पादन का फैक्ट्री पूछेगा कहाँ खोला गया था? तो रिसरा में खोला गया था पहला, ये बात याद रख लीजिएगा। और इंडिया भी इसका स्थान, इंडिया ही क्या है? सबसे स्थान पर है। चलिए, चाय उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। और विश्व में पूछेगा सर्वाधिक कहाँ होता है? तो चीन में होता है। रबर उत्पादन पूछेगा सर्वाधिक कहाँ होता है? तो केरल में होता है। और विश्व में पूछेगा सर्वाधिक कहाँ होता है? तो थाईलैंड में होता है। कॉफ़ी उत्पादन पूछेगा कि सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। और सर्वाधिक पूछेगा कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में होता है। दोस्तों कर्नाटक से आप याद रख लीजिएगा, कर्नाटक में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है दोस्तों, कॉफ़ी जो होता है टोटल वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा के नाम से जानते हैं। ये सब कॉफ़ी का ही प्रकार है। चलिए, कपास उत्पादक राज्य पूछेगा कौन सा है? तो गुजरात है। गुजरात है और महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में कौन कौन जगह है? कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, ये सब क्या है? महाराष्ट्र, नागपुर, ये सब में कपास का उत्पादक होता है। और गुजरात में सूरत हो गया और अहमदाबाद हो गया, तो ये सब कपास उत्पादक में आगे राज्य है। और विश्व में भी कौन सा देश आगे है? तो भारत आगे है। सरसों उत्पादन में पूछेगा कि सबसे अधिक भारत के कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो राजस्थान करता है, जबकि विश्व में करने वाला देश कौन है? चाइना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग जानते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को हम लोग दोस्तों कई जगह अन्य नाम से जानते हैं। जैसे स्थानांतरित कृषि को हम लोग काटो या जलाओ कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस कृषि में वनों को जलाकर काटकर एवं उनके राख से खेती किया जाता है। और यह खेती जनजातियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इस खेती को हम लोग क्या कहते हैं? काटो या जलाओ कृषि के नाम से जानते हैं। तो वनों एवं जलाकर स्थानांतरित कृषि को काटकर किया जाता है। स्थानांतरित कृषि क्या है? मैंने आपको बताया, वन को काटकर और जलाकर किया जाता है, इसलिए इस कृषि को हम लोग क्या नाम देते हैं? काटो या जलाओ कृषि कहते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 या 3 साल तक फसल उगाते हैं। और कुछ जगह दोस्तों इस स्थानांतरित कृषि का नाम जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। जैसे आपसे पूछे कि झूम कृषि कहाँ जाना जाता है? तो पूर्व उत्तर भारत में। वेबर कहाँ जाना जाता है? वेबर बोलिए या दहियार बोलिए तो बुंदेलखंड में। और दीपा बोलिए या डीपा बोलिए, ये कहाँ जाना जाता है? बस्तर में। अब बन्ना कृषि पूछेगा कहाँ? राजस्थान में। पोंडू कृषि पूछेगा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कुमारी यानी कन्याकुमारी में कौन है? कुमारी पूछेगा। झूम कृषि का एक नाम है कुमारी, ये कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल के पंचघाट में है। लेदांग अच्छा, ये तो भारत का हम बताए। जैसे अब मिल्पा पूछे कहाँ कहा जाता है? तो मिल्पा असम में कहा जाता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये रहा आज का, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लुसेंट सामान्य ज्ञान का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। मैंने मौर्य वंश से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में बताया था। बिंदुसार का टोटल 101 पुत्र था, जो 101वां पुत्र था अशोक था। बिंदुसार को हम लोग अमित्रोघात के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है दुश्मनों को मारने वाला। क्या होता है? दुश्मनों को मारने वाला। अब उसके बाद हमको पढ़ना है सम्राट अशोक के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा कंप्लीट लुसेंट का सॉल्यूशन मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने में है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। हम लोग जानते हैं राजा बिंदुसार के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अशोक बैठा। और कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में बैठा। मगध की राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों मगध उस समय पाटलिपुत्र की राजधानी थी। मगध किसकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र की। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अशोक के माता का नाम पूछेगा क्या था? तो सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी था। और पूछेगा कि यह बात हमको कहाँ से पता चलता है? तो दिव्यावदान के अनुसार एक ग्रंथ है, इनसे हमको पता चलता है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अब मैं कुछ कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। सम्राट अशोक का पूरा नाम था सम्राट देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली चंद्र अशोका, अशोक वर्धना अशोक। तो इसको पहली बार जो था उज्जैन का राजा बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? उज्जैन का राजा बनाया गया था। दोस्तों उज्जैन जो था ये महाजनपद काल का एक जगह था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था? अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ हुआ करता था? उज्जैन। तो इसलिए हम लोग अशोक को क्या कहते हैं? सम्राट देवनाम प्रियदर्शनी उज्जैन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा प्रियदर्शनी उज्जैन हम लोग किसको कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा सम्राट अशोक। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने में है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उडगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पूछेगा ऐसा कौन कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उडगोलम, इन सभी लेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। चलिए अशोक का इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। दोस्तों ये अभिलेख क्या होता है? अब मैं आपको अभिलेख के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये अभिलेख को 3 भाग में विभाजित किया गया है। कितने भाग में? 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला को कहते हैं शिलालेख, दूसरा को कहते हैं स्तंभ लेख, तीसरा को कहते हैं गुहालेख। और कोई चीज़ अगर पत्थर पर लिखा मिल गया तो उसको हम लोग कहेंगे शिलालेख। अगर कहीं दीवार पर कोई चीज़ लिखल मिल गया तो उसको हम लोग कहेंगे स्तंभ लेख। अगर कहीं गुफा पर लिखा मिल गया इसको कहेंगे गुहालेख। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख के बारे में समझ आ चुका होगा। और कुछ इतिहासकार, भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और मैं कुछ अशोक का प्रमुख शिलालेख और उनके स्थान और उनसे संबंधित राज के बारे में बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए पूछेगा आपसे शहबाज गढ़ी का अभिलेख कहाँ है? तो आपको बताना है पेशावर में है। कहाँ है? पेशावर में है। दोस्तों अभी पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में है। मानसेहरा का अभिलेख पूछे कहाँ है? तो हजारा में है। ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कालसी का अभिलेख पूछे कहाँ है? उत्तराखंड में है। गिरनार का अभिलेख पूछे कहाँ है? गुजरात में है। याली का अभिलेख पूछे कहाँ है? तो उड़ीसा में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए और कुछ प्रश्न की बात हम लोग अगर करें, भराऊ अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, तब आपका आंसर क्या होने वाला है? तब आपका आंसर होने वाला है भराऊ अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अच्छा पुराणों में कौन पुराण? तो वायु पुराण में। कौन पुराण में? वायु पुराण में अशोक का नाम क्या मिलता है हमको देखने को? अशोक वर्धन। क्योंकि अशोक का पूरा नाम क्या था? सम्राट देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली चंद्र अशोका, अशोक वर्धना अशोक। तो आप इतना बात याद रख सकते हैं। तो ये वायु पुराण में ही हमको अशोक वर्धन का पता चलता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, अशोक ने अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग की राजधानी, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ गया। कलिंग की राजधानी पूछेगा उसमें कहाँ था? तोसली था। कहाँ था?
तोसली था, तोसली पर अधिकार कर लिया और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इस बात की जानकारी पूछेगा। अशोक का हमको कौन सा शिलालेख से मिलता है, तो आपको बताना है कि अशोक का 13वां शिलालेख से हमको पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि कलिंग जो था उस समय हाथी और व्यापार के लिए फेमस था, जिस पर अशोक को लोभ लग गया था, जिसके कारण 261 बीसी में, कब 261 बीसी में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इतिहासकार, चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये बात मैंने अभी जस्ट बताया। ये इस बात का उल्लेख हमको अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। और इतिहासकार है एक प्लिनी, वो क्या कहता है, इतिहासकार प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डायनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। तो अशोक के कुछ किए गए कार्य जो उनके शिलालेख में से हमें पता चलता है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें को हम लोग जान लेते हैं। पहला, अशोक के पहला शिलालेख में बताया गया है कि पशु बलि की निंदा की गई है। किसका निंदा किया गया है? पशु बलि की निंदा किया गया। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। मतलब अशोक के समय में क्या था कि मनुष्य और जानवर दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था था। मतलब दोनों, अगर आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो दोनों का इलाज कराने के लिए चिकित्सा व्यवस्था था। लेकिन दोस्तों शुरुआत में जो अशोक था वो ब्राह्मण धर्म को मानता था। कौन सा धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था। जब वो ब्राह्मण धर्म को मानता था तो अशोक जो था शुरुआत में ये अच्छा आदमी नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपने 99 भाई को मार के गद्दी पर बैठा था। और अशोक जो था, अशोक इसको हम लोग करमोली चंड अशोक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? करमोली चंड अशोक के नाम से जानते हैं। चंड मतलब चंडाल। क्योंकि एक बार एक महिला ने दरबार में से पूछ लिया, मैं सच में बदसूरत हूँ? तो कहा कि हाँ, आप सच में बदसूरत हैं, देखने में आप अच्छे नहीं दिखते हैं। उन सबको जला के मार डाला था। तो पहले बौद्ध धर्म अपनाने से यह पहले की घटना है। तो अशोक पहले अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में वो अच्छा इंसान बना। चलिए और कुछ भी बात है। अशोक का दूसरा शिलालेख कहता है मनुष्य व पशु दोनों चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। चलिए तीसरा कहता है 5वें वर्ष के उपरांत दौर पर जाए। इसमें सातवां और 8वां इंपॉर्टेंट है। चलिए अशोक का 7वां और 8वां अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रख लीजिएगा। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। पूछेगा अशोक का कौन सा अभिलेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, तो 7वां और 8वां अभिलेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। चलिए 13वां, अभी भी मैंने आपको बताया था, अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद कहा गया है कौन युद्ध में? कलिंग युद्ध में। और इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया और कलिंग का युद्ध का इतना घातक प्रभाव पड़ा क्योंकि कलिंग का युद्ध में बच्चा, बूढ़ा, महिला सबको गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। और कलिंग में उन लाशों को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। जब इसका हृदय परिवर्तन हो गया तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में कहा जाता है कि लोग अशोक का तुलना औरंगजेब से करता है। दोस्तों औरंगजेब ने भी अपना बाप को मार के गद्दी पे बैठा था और अशोक भी अपना भाई को मार के गद्दी पे बैठा था। लेकिन कहता है कि जो अपना गलती स्वीकार कर लेता है वही महान होता है। औरंगजेब ने अपना गलती नहीं स्वीकारा, जबकि सम्राट अशोक ने अपने गलती को सुधारा और कई सारे अच्छे काम भी किए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। इसके दरबार में उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु। नोट, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा, अशोक पहले जो था किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था। और ये बात का पता हमको चलता है कलहन के राजतरंगिणी। अच्छा, कलहन के राजतरंगिणी दोस्तों एक किताब है जिससे हमको कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। किसका इतिहास का पता चलता है? कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। इसका राइटर दो आदमी है, कल्हन और बिल्हर। तो टोटल इसमें 8 चैप्टर है, जिसमें 6 चैप्टर कल्हन ने लिखा है और 2 चैप्टर बिल्हर ने लिखा है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। अशोक पहले ब्राह्मण वंश का अनुयायी था। यह बात हमको किस पुस्तक से पता चलता है? तो राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। किस धर्म का? शैव धर्म का उपासक था। और निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया।
क्वेश्चन पूछा जाएगा, अशोक ने किसके प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया? तो आपको याद रखना है निग्रोध के प्रवचन को सुनकर। चलिए आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया और 12वें वर्ष निगिल सागर एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। लुम्बिनी की यात्रा क्यों किया? क्योंकि लुम्बिनी में ही 563 BC में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया? यात्रा किया। चलिए कुछ हम मौर्य प्रांत जानते हैं और उनकी राजधानी जानते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तरापथ का राजधानी उस समय कहाँ था? तक्षशिला था। क्या कहाँ था? तक्षशिला था। अवंती का राजधानी कहाँ था? उज्जैन था। कलिंग का राजधानी उस समय कहाँ था? तोसली था। दक्षिणी पथ का राजधानी कहाँ था? स्वर्णगिरी था। प्रासी यानी पूर्वी प्रांत का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। मैंने इसको भी बता दिया। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। आजीवक एक धर्म था जिसका स्थापना मौखली पुत्र गौसाल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मौखली पुत्र गौसाल द्वारा किया गया था। और मौखली पुत्र गौसाल द्वारा आजीवक धर्म का जो स्थापना किया गया था, इसमें बताया गया था क्योंकि मौखली पुत्र गौसाल जो था ये महावीर स्वामी के साथ साथ तपस्या करने के लिए बैठा, लेकिन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गया और मौखली पुत्र गौसाल को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो इन्होंने एक कथन दिया कि सब कुछ मनुष्य के भाग पर निर्भर करता है, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता है, जब भाग में होगा तो मिलेगा। तो ऐसा बात और ऐसा विचारधारा को जो व्यक्ति मानते थे उन सबको मिला करके एक नया धर्म बना लिया, आजीवक धर्म। और आजीवक धर्म का स्थापना पूछेगा किसने किया था, तो आपको बताना है मौखली पुत्र गौसाल। और इस धर्म का बहुत ही जल्द विनाश हो गया था, क्योंकि इसका कारण था कि इनका फेनोमेना था कि भगवान ने अगर हमको जीवन दिया है तो वो हमको पेट भी भरेगा। ये लोग कमाना उमाना सब कुछ छोड़ दिया था, तो पेट कहाँ से भरेगा, जिसके कारण इस धर्म का क्या हो गया? विनाश हो गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। कितना गुफाओं का निर्माण कराया था? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम फटाफट आप याद रख लीजिएगा। जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप याद रख लिए। कर्ज, चौपार, सुदामा तथा 20 झोपड़ी। कौन कौन? कर्ज, चौपार, सुदामा तथा 20 झोपड़ी, ये 4 प्रकार का था। अशोक के पौत्र मतलब क्या होता है? पोता होता है। अशोक का जो पोता था दशरथ, अशोक का पोता का नाम क्या था? दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, अशोक का पोता दशरथ ने आजीविकों को कहाँ का गुफा प्रदान किया था रहने के लिए? तो आपको बताना है नागार्जुन का गुफा को प्रदान किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। पूछेगा आजीवक धर्म का उल्लेख अशोक के किस स्तंभ लेख में किया गया है? तो आपको बताना है 7वें में किया गया है, तथा महामंत्री तथा आजीविका के हितों का ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा अनुसार उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने टोटल कितने स्तूप बनाए थे? 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। ये मामूली बात नहीं था। चलिए अगला है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम पूछेगा किसके काल में हुआ था? ये भी अशोक के काल में ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी हो गया, खरोष्ठी हो गया, ग्रीक हो गया, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो इन चारों लिपि का प्रयोग पूछेगा किसके शिलालेख में हुआ है? तो अशोक के शिलालेख में हुआ है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से हमको प्राप्त होता है, जबकि खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी से प्राप्त होता है, एवं मानसहरा जो पाकिस्तान में पड़ता है, और शेष से भारत में ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। चलिए जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग एक बात, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है। खरोष्ठी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा लिपि है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी? तो आपको बताना है कौन? खरोष्ठी लिपि। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो अज्ञात था। क्या था? अज्ञात था। इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया था, इसलिए वो अज्ञात था। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहालेख। जब पत्थर पर कोई चीज़ लिखल मिल गया तो शिलालेख, दीवार पर कोई चीज़ मिल गया
स्तंभ लेख कोई गुफा में मिल गया तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गुहा लेख। चलिए, अशोक के शिलालेख का खोज पूछेगा कि सर्वप्रथम किसने किया था, तो 1750 ईस्वी में किया था, पाद्रोही फैंटलर ने किया था। किसने किया था? पाद्रोही फैंटलर ने किया था। और उस समय पूछेगा कि कितना शिलालेख का खोज किया था, तो टोटल 14 किया था। और अशोक के अभिलेख, लेकिन दोस्तों इन्होंने तो खोज किया था लेकिन ये पढ़ने में असमर्थ था। उन्होंने अशोक के शिलालेख को खोज तो लिया लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो पढ़ा कौन? तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी, यहाँ आप देख लीजिएगा 1837 लिखा हुआ है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता किसको मिला था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिला था। आप ये बात याद रख लीजिएगा, 1837 ईस्वी में। चलिए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या पूछेगा कितना है, बताना है 7 है। और पूछेगा कि वो किस लिपि में है, तो आपको बताना है वो ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। चलिए, यह 6 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुआ है। चलिए, पहला हम लोग जानते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख क्या है? यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग स्तंभ लेख पूछेगा पहले कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। यहाँ से हटा करके कहाँ स्थापित करवा दिया था अकबर ने? इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, दिल्ली में दोस्तों है एक टोपरा का अभिलेख, स्तंभ लेख, आप याद रख लीजिएगा। दिल्ली का टोपरा अभिलेख, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। टोपरा से कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, जब भी बात फिरोज शाह तुगलक का आता है, आप याद रख लीजिएगा, इसको सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। सर्वाधिक पूछेगा बाग, बगीचा और नहर बनाने वाला सुल्तान पूछेगा कौन है, तो आपको बताना है कि फिरोज शाह तुगलक है। और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 दास रहता था। कितना? 1,80,000 दास रहता था। कई बार मैं चिल्ला चिल्ला करके एक ही प्रश्न को इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। जो उनको हाथ पर दबाया करता था, सोचिए क्या होता अगर वो लोग एक साथ मिल करके हाथ पर छोड़ करके उनका गला दबा दिया होता तो क्या होता। चलिए, आगे की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने में है, टोपरा का अभिलेख से हो गया। अगला है रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण। दोस्तों, बिहार में टोटल 3 अभिलेख है। बिहार में कितने अभिलेख हैं? 3 अभिलेख है। कौन कौन है? रामपुरवा का स्तंभ लेख, और सब कहाँ है? चंपारण में है। कहाँ है? चंपारण में है। एक लौरिया अरेराज, जिसको, अच्छा, लौरिया को आप याद रख लीजिए, आपने एक गाना सुना होगा, लौरिया लंदन से लाएंगे, लौरिया नंदनगढ़। तो लंदन से क्या याद रख लीजिएगा? नंदनगढ़। लौरिया अरेराज, तो कोनो भी बात कहे तो सीधा याद रखना है चंपारण बिहार। चंपारण बिहार। अशोक का जो ये तीनों जो स्तंभ मिला है बिहार से, कहाँ से मिला था? चंपारण में मिला है। दोनों में लोरिया लगा होगा, नंदनगढ़ लगा हुआ है। एक तो रामपुरवा का आप याद रख लीजिएगा। इसका खोज 1872 ईस्वी में कार लायल ने की थी। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कौशाम्बी के अभिलेख को हम लोग रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं। चलिए, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे लंबा अभिलेख अशोक का कौन सा है, तो 7वां अभिलेख है। आप ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अगर पूछेगा अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है, तो रुमिनदेही का अभिलेख है। यह भी बात आप याद रख लीजिएगा। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। दोस्तों, पहले जो होता था, राजा महाराजा टैक्स लिया करता था, तो लुम्बिनी के जनता पर, जो लुम्बिनी के जो किसान थे, उसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया था। कौन कर दिया था? अशोक ने कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि लुम्बिनी में हुआ था भगवान लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ के लोगों को टैक्स फ्री कर दिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अशोक ने अपने कौन से प्रांत में टैक्स फ्री कर दिया था, तो आप याद रख लीजिएगा लुम्बिनी, क्योंकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुरु पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गुरु पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में पूछेगा कि गुप्तचर को क्या कहा गया है? गुरु पुरुष कहा गया है। और ये जो गुरु पुरुष होता था, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करता था और गुप्तचर को एक संस्था कहा जाता था। अच्छा, और एक प्रकार का और गुप्तचर होता था जो, ये तो मान के चलिए गुरु पुरुष वो हो गया, अगर कि राज दरबार में ही अगर कोई सैनिक कोई गलती कर रहा है तो उसके बारे में पता करना कि वो क्या बोल दिया, राजा के बारे में क्या बोलता है। तो अगर कोई बाहर के बारे में अगर बाहर
प्रजा के बारे में अगर कुछ कहे तो उसका पता लगाने के लिए एक गुप्तचर विभाग हुआ करता था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे? संचार के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? संचार के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अशोक के समय में जो सरकारी भूमि हुआ करता था, आप याद रख लीजिएगा, उस भूमि को हम लोग क्या कहते थे? सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अगर अच्छा खेती होता था तो उस भूमि को हम लोग अगला नाम देते थे अदेव मातृक। क्या नाम देते थे? अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के नाम के लिए प्रयोग होता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के मापने के लिए किसका प्रयोग होता था? द्रोण का प्रयोग होता था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, मेगास्थिनी ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित कर दिया है। ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली पहली रूपाजीवी अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? मौर्य काल में जो महिला वैश्यावृत्ति अपनाती थी वो क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी रूपाजीवी। क्या कहलाती थी? रूपाजीवी कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। मौर्य अगर आपसे पूछे